नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कच्चा चिट्ठा में आज हम बात करेंगे उस सीक्रेट लेटर की जो सीधे इस वक्त क्रेमलिन पहुंच गया है। ड्रैगन की लिखी हुई स्क्रिप्ट क्रेमलिन पहुंच गई है और मॉस्को को एक इशारे का इंतजार है क्योंकि पुतिन के सीक्रेट एजेंट इस वक्त बीजिंग में मौजूद हैं और सीक्रेट एजेंटों के द्वारा आखिर पुतिन को क्या संदेश यहां पर जिनपिंग देना चाहते हैं, इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। क्या पुतिन और शी जिनपिंग की दोस्ती में दरार आ गई है? क्या रूस से रिश्ता तोड़ लेगा चीन? क्या पुतिन से बात करना बंद कर देंगे शी जिनपिंग? क्या शी अब पुतिन से टेलीफोन पर बात नहीं करेंगे? क्या बीजिंग में क्रेमलिन से वीडियो कॉन्फ्रेंस का कनेक्शन कट जाएगा? क्या पुतिन और शी अब कभी भी नहीं मिलेंगे? यूक्रेन युद्ध से क्यों डर गए हैं शी जिनपिंग? क्या पुतिन के मिसाइल अटैक शी को डराते हैं? रूस की बारूदी तैयारी चीन पर क्यों पड़ी भारी? क्या चीन को विश्व युद्ध का खौफ सता रहा है? क्या पुतिन के परमाणु बम शी जिनपिंग को डराने लगे? क्या पुतिन के परमाणु युद्ध का ट्रेलर शी जिनपिंग को रास नहीं आया? क्या पुतिन के जिरकॉन मिसाइल से युद्ध के ऐलान ने चीन को परेशान कर दिया है? शी जिनपिंग ने पुतिन से दूरी बढ़ाने की बात कर सनसनी मचा दी। दोस्ती को बरकरार रखने के लिए शी जिनपिंग ने पुतिन के सामने 3 बड़ी शर्त रख दी है। दावा किया गया है कि शी जिनपिंग ने रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने बीजिंग बुलाकर पुतिन के नाम एक बंद लिफाफा भेजा है जिसमें शी ने पुतिन से 3 सवाल किए हैं और उन सवालों के लिखित जवाब की मांग की है। पुतिन से शी का पहला सवाल है, यूक्रेन युद्ध को कब खत्म करना है? दूसरा सवाल, यूक्रेन युद्ध कैसे खत्म करेंगे पुतिन? तीसरा सवाल, युद्ध के खात्मे की क्या रणनीति है? रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 10 महीने से जंग जारी है। दोनों देशों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और ना ही बातचीत को राजी है। पुतिन यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की मदद से खफा है। वहीं शी जिनपिंग पुतिन की युद्ध को और खतरनाक बनाने की तैयारी से नाराज बताए जा रहे हैं। В целом баланса сил в мире. В этом году уровень современных образцов вооружения в стратегической ядерных силах уже превысил 91%. Продолжается перевооружение полков РВСН на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью «Авангард». В ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены межконтинентальные баллистические ракеты.
जिस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बाइडेन से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे थे, पुतिन को काबू में करने की रणनीति बना रहे थे, उसी वक्त पुतिन के आदेश पर रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव बीजिंग पहुंचकर शी जिनपिंग को यूक्रेन युद्ध के ताजे हालात की जानकारी दे रहे थे। लेकिन लगता है पुतिन का पासा उल्टा पड़ गया है। शी जिनपिंग ने युद्ध में मदद की बजाय पुतिन से उल्टा अपने 3 तीखे सवालों के लिखित जवाब मांग लिए हैं। इस धमकी के साथ अगर पुतिन का माकूल जवाब नहीं आया तो शी जिनपिंग पुतिन से बातचीत भी बंद कर लेंगे। शी जिनपिंग के सवालों पर पुतिन क्या जवाब देने वाले हैं, इससे यूक्रेन युद्ध का भविष्य तय होने वाला है। शी जिनपिंग का सवाल, यूक्रेन युद्ध कब खत्म होगा? इस सवाल के जवाब में पुतिन यूक्रेन युद्ध की समाप्ति की घोषणा करेंगे। शी जिनपिंग का सवाल, यूक्रेन युद्ध कैसे खत्म करेंगे? इस सवाल के जवाब में पुतिन को युद्ध के खात्मे की योजना बतानी होगी। शी का तीसरा सवाल, युद्ध के खात्मे की क्या रणनीति है? इस सवाल के जवाब में पुतिन को शी से युद्ध को समाप्त करने की पूरी रणनीति स्टेप बाय स्टेप बतानी होगी, वो भी लिखित। यूक्रेन में रूस कैसे हमला करेगा, कब करेगा, कितनी ताकत से करेगा? अमेरिका का दावा है कि यह सब कुछ चीन को पता था, लेकिन शी जिनपिंग ने एक बार भी रूस को रोकने की कोशिश नहीं की, पुतिन को समझाने का प्रयास तक नहीं किया। लेकिन अमेरिका चीन से बार बार युद्ध को टालने के लिए मदद मांग रहा था। अमेरिका के सीक्रेट दस्तावेजों से यह पर्दाफाश भी हो चुका है। 2022 में शी जिनपिंग और पुतिन की पहली मुलाकात फरवरी महीने में हुई थी, जब पुतिन यूक्रेन पर चढ़ाई की पूरी तैयारी करके बैठे थे। वो मुलाकात चीन के बीजिंग में हुई थी। पुतिन के बीजिंग से मॉस्को लौटने के बाद ही रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। इसके बाद शी जिनपिंग और पुतिन की अगली मुलाकात उज़्बेकिस्तान के समरकंद में हुई। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया नजर गड़ाए बैठी थी। इस मीटिंग को लेकर अमेरिका की टाइगर टीम सजग और सतर्क थी। इस मीटिंग का वीडियो फ्रेम बाय फ्रेम ताइवान में देखा जा रहा था। इस मुलाकात को लेकर जेलेंस्की की टीम सुपर अलर्ट थी, क्योंकि ये दोनों जब मिलते हैं कुछ बड़ा करने का प्लान बनाते हैं। व्लादिमीर पुतिन एक ऐसे पावरफुल शख्सियत जिनके बारे में दुनिया वही जान पाती है जो वो बताना चाहते हैं। शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति जो सुपर पावर बनने के लिए बेताब हुए बैठे हैं। पुतिन यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए हैं, जहां जेलेंस्की लगातार बढ़त बनाए हैं। शी ताइवान युद्ध करने की तैयारी में है, ताकि ताइवान को चीन के नक्शे में मिला सके। एक दूसरे के सच्चे सहयोगी होने का दावा करने वाले पुतिन और शी जिनपिंग की जोड़ी का फियर फैक्टर अमेरिका तक को परेशान करता रहता है। लेकिन इस बार शी जिनपिंग के यू टर्न ने सबको परेशान कर दिया है। शी जिनपिंग पुतिन से यूक्रेन युद्ध के खात्मे की लिखित तारीख जानना चाहते हैं। युद्ध को खत्म करने की रूस की रणनीति की जानकारी चाहते हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन पहले से ही पुतिन पर दबाव बना रखे हैं। अब शी जिनपिंग ने भी पुतिन से सवालात कर प्रेशर बनाने की कोशिश की है। यानी यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन अब डबल प्रेशर में है। अभी बुधवार को ही पुतिन ने रूस के टॉप मिलिट्री ऑफिसर के साथ मीटिंग की। इस खास मीटिंग में पुतिन ने सेना के टॉप अधिकारियों के सामने साफ साफ शब्दों में कहा कि रूस की सरकार में सेना में सैनिकों की तादाद 3.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने का बहुत बड़ा फैसला किया है। इसके साथ ही पुतिन ने रूस की सेना को आदेश दिया कि वो अपनी परमाणु युद्ध की तैयारी को बढ़ाए, ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाए, फिनलैंड और स्वीडन के साथ लगी सीमाओं पर सेना के नए पोस्ट बढ़ाए जाए। ज़िरकॉन मिसाइल रूस के उन 6 रणनीतिक हथियारों में से एक है जिसे सुपर वेपन्स के तौर पर रूस पेश करता है। ज़िरकॉन मिसाइल को पुतिन रूस का अजेय शस्त्र करार दे रहे हैं। Повторяю, все намеченные планы, безусловно, будут выполнены. Арсенал средств должен быть в боевых отделениях, взводах, ротах, батальонах. Я хочу обратить внимание
министра, начальника генерального штаба, всех командиров, которые здесь представлены. У нас нет никаких ограничений по финансированию. Страна, правительство дают все, что армия просит. Все. Надеюсь, что ответ будет должным образом сформулирован и соответствующие результаты. पुतिन का कहना है कि रूस में फंड की कमी नहीं है। सेना जो मांगती है सरकार बिना किसी रोक टोक के उसे मुहैया कराती है। पुतिन के इस बयान की भी पूरी दुनिया में चर्चा है। रूस के पास दुनिया भर में सबसे अधिक परमाणु हथियार है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विध्वंसक परमाणु बम है। बावजूद इसके 2023 में रूस का सबसे अधिक जोर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रहने वाला है। रूस की न्यूक्लियर फोर्स की बुनियादी ढांचे को और बड़ा बनाने पर रहने वाला है। बावजूद इसके कि यूक्रेन युद्ध से रूस की अर्थव्यवस्था कैसे डूबती जा रही है। यूक्रेन युद्ध से रूस या फिर यूक्रेन ही नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। शी जिनपिंग की असल चिंता चीन की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे यूक्रेन युद्ध आगे बढ़ता जाएगा, दुनिया की इकोनॉमी डूबती जाएगी और यूक्रेन युद्ध का खत्म होना अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी जैसा होगा। दुनिया की डूबती अर्थव्यवस्था का असर चीन पर भी सीधे सीधे पड़ने वाला है। यही वजह है कि कोरोना के विस्फोट से परेशान चीन ने अब पुतिन से भी दूरी बनाने का फैसला कर लिया है। लेकिन पुतिन से क्या सच में शी जिनपिंग दूरी बना लेंगे, बातचीत तक बंद कर लेंगे? दुनिया को इस पर आसानी से भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हाल ही में 8 घंटे तक अमेरिका को पुतिन और शी जिनपिंग ने मिलकर कराया। आखिर 8 घंटे तक क्या हुआ कि बाइडेन घबराए रहे और उनका शक पुतिन और शी जिनपिंग पर गहराता गया। सवाल एक बार फिर उठ खड़ा हुआ कि क्या रूस और चीन दोनों मिलकर अमेरिका के लिए खतरा बनेंगे? ऐसा क्या हो गया? क्योंकि कहा गया कि अब पुतिन और शी जिनपिंग ने नया परमाणु गठबंधन बना चुके हैं। सवाल ये भी उठा कि क्या दोनों मिलकर कोई न्यूक्लियर धमाका करेंगे? आखिर हुआ क्या? दरअसल रूस से एक परमाणु बम वर्षक विमान उड़कर चीन पहुंचा और इसी तरह चीन का परमाणु बम उड़कर रूस पहुंचा। लेकिन दोनों ने जो रूट अपनाया वो जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका को डराने वाला साबित हुआ। दोनों देशों के बॉम्बर जापान के बहुत करीब से उड़े और तब जापान की धड़कनें ऐसी बढ़ी कि पूरा एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट कर दिया गया और जापान भी जवाबी हमले के लिए तैयार होने लगा। ये कैसे हुआ, उसे इस एयरबेस की गतिविधियों से समझिए। पूर्वी रूस का एक सीक्रेट एयरबेस, जहां पर व्लादिमीर पुतिन का एक ऑर्डर आया और पूरा एयरबेस एक्टिव हो गया। रूस यूक्रेन जंग के 300 दिन पूरे होने के बाद जो खबरें अब वहां से सामने आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं। अब पता चल रहा है कि आखिर कौन वो लड़ाके थे जो लगातार किम जोंग के हथियारों का इस्तेमाल कर यूक्रेन पर टूट पड़े थे और साथ साथ बखमूत में आखिर वो कौन कातिल थे जो लगातार उन पर कहर बनकर ढह गए। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। सौ दिन की जंग के बाद अब क्या यूक्रेन को जंग में हराने के लिए पुतिन ने कसाई उतार दिए हैं? क्या पुतिन के सबसे माहिर लड़ाके ज़ेलेंस्की को जान से मारने के लिए कीव पहुंच चुके हैं? आखिर रूस और यूक्रेन जंग में ऐसा क्या हो रहा है कि पुतिन की रसोई में काम करने वाले शैतान बन गए हैं? आखिर पुतिन की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि रूसी लड़ाके नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग से घातक हथियार खरीद रहे हैं?
महायुद्ध में 1 लाख रूसी सैनिकों के मारे जाने के बाद पुतिन अब जंग में कौन सी नई चाल चल रहे हैं, जिसे देखकर यूक्रेन और नाटो तक खौफ में आ गए हैं। युद्ध में एक कहावत है कि जंग जीतना है तो जंगली बन जाओ, फरिश्ते की जगह शैतान बन जाओ। रूस यूक्रेन की जंग में कुछ ऐसा ही हो रहा है। यूक्रेन पर पुतिन दिसंबर महीने में ही 500 से ज्यादा मिसाइलों से हमला कर चुके हैं। दिसंबर महीने में ही पुतिन 3 लाख की नई फौज यूक्रेन पर कभी भी कब्जा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन अब अमेरिका की टॉप इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन ने यूक्रेन में भयानक खून खराबा करने के लिए यूक्रेन में वैगनर ग्रुप को खुली छूट दे दी है। पुतिन का शेफ यानी रसोइया के नाम से मशहूर वैगनर ग्रुप का चीफ येवगेनी प्रिगोजिन इस वक्त यूक्रेन में लड़ाकों से भयानक जमीनी हमले करा रहा है। भारी और हल्के हथियारों से वैगनर ग्रुप के लड़ाके यूक्रेन के बखमुत को खून से लाल कर चुके हैं। ब्रिटेन की टॉप इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस वक्त वैगनर ग्रुप के 20,000 लड़ाके यूक्रेन के लोगों पर यमराज बनकर टूट पड़े हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये वैगनर ग्रुप के लड़ाके यूक्रेन के कस्बों और छोटे शहरों को शमशान बनाते जा रहे हैं। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि वैगनर ग्रुप पुतिन के लिए यूक्रेन के लोगों का नरसंहार कर रहा है। हालांकि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जंग के दौरान वैगनर ग्रुप के हजारों लड़ाके मारे गए हैं। It seems as though Mr. Prigozhin is willing to just throw Russian bodies into the meat grinder in Bakhmut. In fact, about 1,000 Wagner fighters have been killed in the fighting in just recent weeks. And we believe that 90% of those 1,000 fighters were in fact convicts. अब सवाल उठता है कि आखिर पुतिन को ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि वो वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को जंग में लड़ने के लिए यूक्रेन भेज रहे हैं। असल में 300 दिन की जंग में यूक्रेन ने रूस को दिखा दिया है कि वो आसानी से हार नहीं मानेगा, जबकि रूस की सेना पर यूक्रेन उन घातक हथियारों से हमले कर रहा है जो पश्चिमी देश लगातार दे रहे हैं। यूक्रेन के जबरदस्त पलटवार की वजह से रूस को जीते इलाके से पीछे हटना पड़ा, जिसके बाद यूक्रेन के लोग वापस अपने इलाकों में आ गए और रूस का खौफ उन इलाकों में कम होता जा रहा था। इसीलिए पुतिन ने जहां एक तरफ कीव, बखमुत और दूसरे शहरों पर मिसाइलों और भारी हथियारों से हमले शुरू किए, तो वहीं दूसरी तरफ जमीन पर रूसी सेना के साथ वैगनर ग्रुप के 20,000 लड़ाकों को जंग में उतार दिया है, जिन्होंने यूक्रेन के गांव और शहरों में जबरदस्त कत्लेआम मचा रखा है। ब्रिटेन के इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक जब से यूक्रेन में रूस के लड़ने की क्षमता और सैनिक कम पड़े हैं, तब से एक तरह से जंग के मैदान में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने कमान संभाल ली है। ब्रिटेन और अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में वैगनर ग्रुप के 20,000 लड़ाके भयानक जंग कर रहे हैं। मार्च 2022 में वैगनर के सिर्फ 1,000 लड़ाके युद्ध कर रहे थे, लेकिन दिसंबर 2022 में 20,000 लड़ाके यूक्रेन में खून खराबा कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त यूक्रेन में रूसी सेना के 10% के बराबर वैगनर ग्रुप के लड़ाके जंग कर रहे हैं। अमेरिका तो यहां तक दावा कर रहा है कि इस वक्त यूक्रेन में 50,000 वैगनर ग्रुप के लड़ाके तैनात हैं। वैगनर ग्रुप के 90% भाड़े के सैनिक पूर्व कैदी हैं, जिन्हें रूस ने जेलों से आजाद कर दिया है। नवंबर 2022 तक 2 महीनों में 23,000 से ज्यादा कैदी रूस की जेलों से रिहा किए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इनमें से 90% से ज्यादा कैदी वैगनर ग्रुप के लड़ाके बन चुके हैं, जो पैसे लेकर यूक्रेन में जंग कर रहे हैं। ब्रिटेन, अमेरिका और नाटो से जुड़े 30 देशों के लिए रूस की फौज जहां खौफ बनी हुई है, तो वहीं अब भाड़े पर लड़ने वाले वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने यूक्रेन में खून की नदियां बहा दी हैं। ज़ेलेंस्की के लिए तो वैगनर ग्रुप सबसे बड़ा खतरा बन चुका है।
कुछ सोर्स के मुताबिक वैगनर ग्रुप का चीफ येवगेनी प्रिगोजिन यूक्रेन में युद्ध करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा पुतिन से ले रहा है और इसीलिए अमेरिका वैगनर ग्रुप को यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा खतरा मान रहा है। Now, we estimate that Wagner currently has about 50,000 personnel deployed to Ukraine, including 10,000 contractors and 40,000 convicts. अमेरिका और पश्चिमी देशों के सीक्रेट एजेंटों को भी ये खबर मिल गई है। पुतिन ने यूक्रेन जंग में जबरदस्त चाल चल दी है। रूस की सेना जहां एक तरफ यूक्रेन और नाटो के हथियारों से निपटने के लिए अपनी रॉकेट आर्मी को युद्ध के मैदान में झोंक चुकी है, तो वहीं परमाणु हथियारों से लैस हाइपरसोनिक मिसाइलों से यूक्रेन और नाटो को धमका रहा है। Такие решения принимают. Мы подумаем, может быть, даже возможно, я сейчас не говорю, что это решение, но подумаем при необходимости и возможности сокращения добычи. У нас есть договоренность с ОПЕК+, по известной планке добычи. लेकिन असल मुद्दा फिर वहीं आकर रुक जाता है कि आखिर रूस यूक्रेन में जंग कैसे जीतेगा और कीव समेत पूरे यूक्रेन पर कब्जा कैसे करेगा। इसी को लेकर पुतिन ने अपने टॉप जनरल्स के साथ कई खुफिया मीटिंग्स की हैं, जिसके नतीजे दिखने लगे हैं। अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों के सीक्रेट एजेंटों को भी यह खबर मिली है कि पुतिन यूक्रेन पर जमीनी कब्जा जमाने को लेकर पूर्व रूसी सैनिकों और अपराधियों से बने वैगनर ग्रुप को खुली छूट दे दी है। इसीलिए वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग से ऐसे हथियार, रॉकेट और मिसाइलें खरीद ली हैं जो यूक्रेन में भारी तबाही मचा सकते हैं। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने दावा किया है कि तानाशाह किम जोंग यूक्रेन में अपने घातक हथियार भेज रहा है, जिसे रूस का बदनाम और क्रूर वैगनर ग्रुप इस्तेमाल करने जा रहा है। इस रिपोर्ट से साबित होता है कि पुतिन ने तानाशाह किम जोंग के साथ मिलकर यूक्रेन में वैगनर ग्रुप से और ज्यादा तबाही मचाने का मन बना लिया है। अमेरिका इसी को लेकर दहशत में है। Today, we can confirm that North Korea has completed an initial arms delivery to Wagner, which paid for that equipment. Last month, North Korea delivered infantry rockets and missiles into Russia. अगर व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी के दावों पर यकीन किया जाए तो ऐसा लगता है कि सन की किम जोंग भी कहीं न कहीं यूक्रेन जंग में कूद पड़ा है, जबकि किम जानता है कि पुतिन और उनके भाड़े के वैगनर ग्रुप को वो अगर मिसाइल, रॉकेट और भारी हथियार देगा तो अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो में शामिल 30 देश उससे और ज्यादा नाराज हो जाएंगे। लेकिन सन की किम जोंग ने इसके बावजूद अपने घातक हथियार 20,000 वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को बेच दिए हैं। यानी अब यूक्रेन की जंग में वैगनर ग्रुप पुतिन का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। यूक्रेन में वैगनर ग्रुप कितने रुपए खर्च कर रहा है, ये भी जान लीजिए। यूक्रेन में वैगनर का कसाई बजट। वैगनर ग्रुप का चीफ यूक्रेन में पानी की तरह पैसे बहा रहा है। हर महीने $100 मिलियन यानी 8 अरब 28 करोड़ से ज्यादा पैसा वैगनर ग्रुप खर्च कर रहा है। यूक्रेन में एक वैगनर ग्रुप के लड़ाके को हर दिन 2,000 अमेरिकी डॉलर यानी 1,63,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि वैगनर ग्रुप के एक कमांडर को हर महीने $5 लाख यानी 4 करोड़ 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि यूक्रेन में 20,000 वैगनर ग्रुप के लड़ाकों पर रूस कितना पैसा फूंक रहा है। पिछले साल बखमुत शहर में 70,000 लोग रहते थे, लेकिन वैगनर के हमले के बाद से बखमुत खून से लाल हो चुका है और अब वहां कुछ लोग ही बचे हैं। यूक्रेन मतलब तबाही, यूक्रेन मतलब मौत और आंसू, यूक्रेन मतलब शहर शहर कब्रिस्तान। यूक्रेन के कब्रिस्तान पर हमने ये जो रिपोर्ट तैयार की है ये आपको जरूर देखनी चाहिए। आपको पता चलेगा वहां पर आदमी को दफनाने के लिए आखिर किस तरीके से तमाम कब्रें खुदी हुई हैं।
हफ्ते भर में कैलेंडर में साल और तारीख बदल जाएगी। कभी ना कभी कब्रिस्तानों में दफन होने वाली लाशों पर लगाम लग जाएगी। कभी ना कभी कब्रिस्तान में तब्दील होता यूक्रेन इस दौर से गुजर जाएगा। कभी ना कभी ताबूतों, कीलों और सीने में चुभती तीर वाली जलन शांत होगी। कभी ना कभी यूक्रेन फिर गुलजार होगा, लेकिन तब तक यूक्रेन के भीतर कई दुनिया तबाह और बर्बाद हो चुकी होगी। लाशों का अंबार तब तक इंसानियत को और डराएगा। यूक्रेन में अभी और तबाही आएगी। मारियोपोल में एक बार फिर 10,000 से ज्यादा कब्रें खोदने की रिपोर्ट सामने आई। यूक्रेन की गली गली से उठते जनाजों के बीच शोर और मातम में पूरा यूक्रेन चीख रहा है। ये तस्वीरें आपको याद होंगी, इसे जीते जी भुला नहीं पाएंगे। तस्वीरें पुरानी हैं, करीब 6 महीने पहले की। 6 साल का व्लाद अपनी मम्मी की कब्र के आगे खड़ा है, बिल्कुल खामोश, पूरे शरीर को साध कर। दर्द की टीस दिमाग और व्लाद के बदन में पैवस्त है। व्लाद की बंद जुबान बेबसी, घुटन, पीड़ा और त्रासदी का प्रतीक है। व्लाद की आंखें प्रतिकार, प्रतिशोध और एक कभी न भरने वाले आभाव की वानगी बयां कर रही हैं। यूक्रेन के हजारों परिवार की हंसती खेलती जिंदगी इन कब्रों में समा गई। बूचा, मारियोपोल, इरपिन, इज्यूम, यूक्रेन के शहर शहर कब्रिस्तान बन गए। जमीन की छाती पर यूक्रेन के मनुष्य को दफन करने के लिए कभी इतने फावड़े नहीं चले होंगे, लेकिन वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। 24 फरवरी 2022 से जो मनहूस घड़ी चलनी शुरू हुई है, उसके थमने की ना तो कोई अभी तारीख दिखती है, ना समय। खून, जख्म, घाव, दर्द और मौत, यही यूक्रेन के नसीब में बदा है। यकीन नहीं होता तो मारियोपोल में जो करीब 10,000 नई कब्रगाहों का पता चला है, उसका पता पूछ लीजिए। Ну, у некоторых уже есть тепло. В моем доме нет тепла, к сожалению. До конца зимы не будет. युद्ध में यूक्रेन के कितने सैनिक मारे गए, कितने लोग मारे गए, यूक्रेन में अब तक कुल कितनी कब्रें खोदनी पड़ी, यूक्रेन में कहां-कहां बिखरी पड़ी हैं और भी कब्रें, इसकी डिटेल किसी के पास नहीं। न मारियोपोल के किसी रजिस्टर में लाशों की लिस्ट दर्ज है, न बूचा की कब्रों से उसकी तादाद का सही अंदाजा लग पाएगा। लिहाजा युद्ध की अग्नि के शांत होने तक इंतजार के सिवा कुछ और नहीं बच जाता। जब मौतों की फाइनल गिनती होगी, क्यों बढ़ रही हैं खबरें, इसका कारण तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इसे रोक पाने की ताकत फिलहाल शायद किसी में नहीं। सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट आई है खेरसोन से, वही खेरसोन जिसके इलाकों पर ज़ेलेंस्की ने दोबारा कब्जा कर लेने का ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि खेरसोन में और 36 कब्रों का पता चला है। ये इलाके रूस के कब्जे से छुड़ाए गए हैं। तो क्या यूक्रेन में बिखरी पड़ी कब्रें सिर्फ यूक्रेन की नहीं है? इसमें वो रूस के सिपाही भी दफन हैं, जो पुतिन की ऑर्डर पर ज़ेलेंस्की को जीतने निकले थे। सच क्या है? मरने वालों के नामों की तख्तियां तो यहां सिर्फ अंकों में तब्दील हो गई हैं। अप्रैल में बूचा नरसंहार। यूक्रेन के शहर बूचा की तस्वीरें आपको जरूर याद होंगी। इन तस्वीरों को दुनिया भर में युद्ध, अपराध और नरसंहार के उदाहरण के तौर पर पेश किया गया था। सड़कों पर पड़े शव, सामूहिक कब्रें युद्ध का काला अध्याय बन गई थी। मई में मारियोपोल में एक साथ 40 लोगों को दफनाने वाली कब्रों की तस्वीरें दिखी।
और एक बार फिर मारियोपोल के कब्रों की खबरें आ रही हैं। इसी तरह सितंबर में इज्यूम में 400 कब्रों का पता चला। पूरी दुनिया से हर गई। ज़ेलेंस्की के बंकर को हिला देने वाली इन कब्रों में युद्ध की असली तस्वीर देखी। अक्टूबर में लीमन में 200 लोगों की कब्रें मिली। और ये संयोग नहीं है कि इन कब्रों की जानकारी यूक्रेन ने तब दी जबकि रूस से इन इलाकों को ज़ेलेंस्की की सेना ने छोड़ा लिया। पुतिन पर यूक्रेन के आम लोगों को बम बरसाकर मारने का संगीन आरोप है, लेकिन रूस ने जब भी यूक्रेन में कब्रें मिली तब इनकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। युद्ध इतना भयानक होगा इतना भीषण होगा, इतनी यातना और त्रासदी से भरा होगा, ताज्जुब होता है। लेकिन जब इन कब्रों की खाक पर नजर जाती है, युद्धोन्माद में हुई इन मौतों के हिसाब का सवाल खड़ा हो जाता है। सैनिकों के शहीद होने पर मातम के बीच जिस वीरता के भाव का एहसास होता है, वो एक आम आदमी की मौत से रिश्ते घाव में तब्दील हो जाता है। एहसास बुझ जाते हैं, मातम पसर जाता है, शहर में शमशान वाली रात उतर आती है। ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी OHCHR की रिपोर्ट के मुताबिक 18 दिसंबर तक यूक्रेन के 6,826 लोगों की युद्ध में बलि चढ़ी है, जबकि यूक्रेन ने खुद दावा किया है कि उनके करीब 13,000 सैनिकों की मौत हुई है। युद्ध में करीब 10,769 लोग जख्मी हुए हैं। यूक्रेन के आम आदमी यानी 6,826 और सेना के 13,000 सैनिकों की मौत को जोड़ दें तो यह आंकड़ा 20,000 मौतों का है। 20,000 मौतें यानी 20,000 कब्रें, और ये तो घोषित तौर पर है। उन मौतों का हिसाब अब भी बाकी है जो रजिस्टर नहीं हुई। यूक्रेन की आबादी 4.5 करोड़ के करीब है। उस हिसाब से देखें तो 20,000 मौतें दहला देने के लिए काफी हैं। और भयानक बात तो ये कि अभी कई ऐसी मौतें हैं, कब्रें हैं, जिनकी तस्वीरें आनी बाकी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कीव से वॉशिंगटन डीसी पहुंचे, जो बाइडेन से मुलाकात की। युद्ध के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को 100 करोड़ 85 लाख डॉलर की सैन्य सहायता का ऐलान किया। लौटते वक्त ज़ेलेंस्की ने पोलैंड के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की, उस राह पर बात की जहां से यूरोप से ज़ेलेंस्की को भर कर हथियार आते हैं। Повертаємось з Вашингтона, їдемо з хорошими результатами, з тими, що дійсно допоможе. Коли ми кажемо патріоти в Україні і в Сполучених Штатах, ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України. Є і фінансова підтримка, є і інші домовленості. Про них трохи згодом. Я дякую президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Дякую Конгресу Сполучених Штатів Америки, обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, усім тим, хто бажає перемоги так само, як і всі ми. Перемога. दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी बेलारूस पहुंचे थे। बेलारूस ही वो जगह है जहां से रूस के लिए कीव को निशाना बनाना सबसे आसान है। मतलब पुतिन और ज़ेलेंस्की इस वक्त युद्ध विराम के मूड में नहीं है। खबरों की फिक्र छोड़िए, अभी मौतों का मातम का वक्त भी नहीं है। जलते यूक्रेन को बचा लेने की गरज और जलते यूक्रेन को झुलसा देने की पुतिन की कोशिश के बीच छिड़ी जंग की 300 दिन की तस्वीर डराती है, क्योंकि इसका अभी कोई हल नहीं दिख रहा। ज़ेलेंस्की कहते हैं झुकेगा नहीं, पुतिन कहते हैं वो पैट्रियट मिसाइल भी काम नहीं आएगी जो अमेरिका से आ रही है। पुतिन के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। रूस कह रहा है कि पैट्रियट मिसाइल वो मार गिराएंगे। पैट्रियट मिसाइल की डिटेल आपको हम कई बार दिखा चुके हैं, लेकिन आज एक बार फिर इसकी संक्षिप्त जानकारी आपके लिए बहुत काम की होगी। पैट्रियट लंबी दूरी का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। वर्तमान में पैट्रियट के एडवांस वेरिएंट 14 देशों की सेना में शामिल है। पैट्रियट को पहली बार 1991 में फारस की खाड़ी युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया था।
इस मिसाइल सिस्टम से सऊदी अरब, कुवैत और इजराइल की रक्षा की गई थी। इसके बाद 2003 में इराक पर अमेरिकी आक्रमण के दौरान भी इस डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। Где-нибудь в понедельник, вторник. Ну, а что касается патриотов, это достаточно старая система. И она не работает, так скажем, как наша С-300. Но, тем не менее, ведь те, кто нам противостоит, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну, ладно. Мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делают это зря. Это просто затягивание конфликта. Вот и все. पैट्रियट मिलने के बाद इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो यूक्रेन इस वक्त रूस की मिसाइलों को भी नस्तो नाबूद करने में सक्षम है, उसमें और इजाफा होगा। पैट्रियट मिसाइलें यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम को बहुत मजबूत बना देंगी। लिहाजा रूस का गुस्सा और पैट्रियट की कमजोरी वाले उसके बयान को समझा जा सकता है।